सोचिए, एक मामूली सा नाई जिसके हाथ में उस्तरा है, वो एक राजा का कत्ल करके एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दे। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो खून से लिखा गया है। तो चलिए आज हम चलते हैं नंद वंश के उस स्याह दौर में, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसकी नींव ईंटों पर नहीं बल्कि धोखे, साजिश और कत्ल पर रखी गई थी। तो कहानी शुरू होती है मगध के ताकतवर राज्य से। देखिए, शिशुनाग वंश का राज खत्म हो चुका था और हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी थी। समझ लीजिए कि एक ऐसा स्टेज तैयार था जहां सत्ता का एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जाना था और एक खिलाड़ी पर्दे के पीछे से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और इस पूरी कहानी का जो हीरो या कहूँ विलन है, वो है महापद्मनंद। पर सवाल ये है कि आखिर ये था कौन? कमाल की बात ये है कि इतिहास हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताता है। एक तरफ कुछ सोर्स कहते हैं कि वो राजा महानंदिन का ही नाजायज बेटा था जो अपना हक छीनने आया था, और दूसरी तरफ ग्रीक इतिहासकार बताते हैं कि वो तो एक चालाक नाई था जिसने रानी को अपने जाल में फंसाया और सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। अब सच क्या है, ये शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। अब वो चाहे शाही खून रहा हो या एक मामूली नाई, एक बात तो पक्की थी, महापद्मनंद की भूख की कोई सीमा नहीं थी। तो अब देखते हैं उस खतरनाक साजिश को, उस पूरे प्लान को जिसके दम पर उसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ये कोई अचानक से हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान था। पहला स्टेप, सत्ता के एकदम करीब पहुंचो। उसने रानी का इस्तेमाल किया और राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। दूसरा स्टेप, भरोसे का नाटक करो, और फिर जब किसी को जरा सा भी शक नहीं था, उसने राजा का ही कत्ल कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। उसने एक एक करके सारे वारिसों को रास्ते से हटाया और उस खून से सने सिंहासन पर जा बैठा। मतलब उसके धोखे की हद तो देखिए। उसने उन मासूम राजकुमारों का गार्जियन बनने का नाटक किया, उनका भरोसा जीता, और फिर मौका मिलते ही उन्हीं बच्चों को मार डाला जिनकी हिफाजत की उसने कसम खाई थी। सत्ता की भूख का इससे ज्यादा घिनौना रूप और क्या हो सकता है? लेकिन सिंहासन पर बैठना तो बस एक शुरुआत थी। महापद्म की भूख अभी मिटी नहीं थी। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कातिल एक एम्पायर बिल्डर बना और उसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद तो उसने एक के बाद एक राज्यों पर जैसे कहर बरपा दिया। पांचाल, कलिंग, कुरु, कोई भी उसकी फौलादी पकड़ से बच नहीं पाया। उसकी सेना हर सामने आने वाली ताकत को कुचलती गई और मगध का साम्राज्य खून और लोहे के दम पर बनता चला गया। और जब उसका साम्राज्य दक्कन तक फैल गया तो उसने खुद को एक टाइटल दिया, एक राट, यानी एकमात्र सम्राट। ये टाइटल उसकी बेहिसाब ताकत और उसकी क्रूर महत्वाकांक्षा का सबूत था। सोचिए, इतने पापों के बावजूद इतिहास उसे भारत के पहले एम्पायर बिल्डर के तौर पर भी याद रखता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये बेरहम विजेता एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसके राज में मगध ने खूब तरक्की की। व्यापार फल फूल रहा था, नहरों से खेतों तक पानी पहुंच रहा था और खेती की पैदावार आसमान छू रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या एक कातिल एक निर्माता भी हो सकता है? लेकिन जो साम्राज्य धोखे पर खड़ा हो, वो भला कब तक टिक सकता है? पतन के बीज तो उसी दिन बो दिए गए थे। अब कहानी में एंट्री होती है महापद्म के बेटे धनानंद की, और उसके साथ ही शुरू होती है इस महान साम्राज्य के पतन की कहानी। धनानंद को विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जिसे हराना नामुमकिन था। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि कोई उससे टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकता था। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और हजारों जंगी हाथी। ये एक ऐसी ताकत थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। लेकिन धनानंद ने इस ताकत का इस्तेमाल अपनी प्रजा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लूटने के लिए किया। उसने जनता पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए, कारीगरों से मुफ्त में काम करवाया और सरकारी खजाने को बेशर्मी से अपनी अय्याशियों पर लुटा दिया। उसकी प्रजा उससे इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने उसे एक नाम दे दिया, धनानंद, यानी वो राजा जिसे सिर्फ और सिर्फ धन का लालच है। ये नाम उसके लालच और जुल्म का प्रतीक बन गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा पल जहां एक राजा का घमंड एक पूरे साम्राज्य को ले डूबता है। जब दुनिया जीतने निकला सिकंदर हिंदुस्तान की सरहदों पर खड़ा था, तो महान विद्वान चाणक्य
मदद की उम्मीद लेकर मगध पहुंचे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर धनानंद ने न सिर्फ मदद करने से मना कर दिया, बल्कि भरी सभा में चाणक्य की बेइज्जती भी की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उसी एक अपमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चाणक्य ने कसम खाई, मैं तुझे और तेरे इस भ्रष्ट शासन को इस सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा। ये एक ऐसी कसम थी जिसने नंद वंश की किस्मत पर ताला लगा दिया। और विडंबना देखिए, जिस नंद सेना के डर से दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर वापस लौट गया, उस साम्राज्य को कोई बाहरी ताकत नहीं हरा पाई। उसे तो अंदर से ही खोखला कर दिया गया। उसका असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना घमंड और भ्रष्टाचार था। अपनी कसम पूरी करने के लिए चाणक्य ने एक साधारण से नौजवान चंद्रगुप्त को अपना हथियार बनाया। उन्होंने उसे तराशा, उसे ट्रेनिंग दी और एक नए मौर्य वंश की नींव रखी, जो नंदों के भ्रष्ट साम्राज्य के खंडहरों पर खड़ा होने वाला था। और इस तरह नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या जो साम्राज्य धोखे की नींव पर खड़ा होता है, उसकी किस्मत में धोखे से ही तबाह होना लिखा होता है?